हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। दो तीन वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एस्टिमेटर क्या होता है। तो आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी फंक्शन ऑफ द रैंडम सैंपल x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। ये हमने क्या लिया है, जैसा कि हमने बात की थी कि हमारा रैंडम सैंपल हम लेते हैं पॉपुलेशन में से। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक रैंडम सैंपल लिया है x1 x2 xn तक, that are being observed that are being observed say tn x1 x2 एंड so on till xn। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम सैंपल वैल्यूज हैं, इनसे कोई कुछ चीज जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। इस कॉल्ड स्टैटिस्टिक की हमने बात किया था, ठीक है। स्टैटिस्टिक कहते हैं हम इसे। फिर क्लियरली स्टैटिस्टिक इज अ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल भी होती है। इसके भी ऊपर हमने जब बात की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमने वहां पर भी यही चीज कही थी, स्टैटिस्टिक क्या होती है, वो एक रैंडम वेरिएबल होती है, ठीक है। तो अब ये स्टैटिस्टिक जो है ये एस्टिमेटर कब कहलाएगी, इफ it is used to estimate an unknown parameter theta of the distribution। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई पैरामीटर है, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, ऐसा कोई भी पैरामीटर, मोड हो गया, कुछ भी, अगर उसको ये जो है एस्टिमेट करने में यूज हो रही है पैरामीटर थीटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर। एस्टिमेट कर रहे हैं आप इसकी हेल्प से, तो इसको क्या कहा जाएगा, एस्टिमेटर, एस्टिमेट करने वाला, इसी से आप एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। अ पर्टिकुलर वैल्यू a particular value of the estimator say tn x1 x2 and so on till xn। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली आपने अगर एस्टिमेटर की, तो उसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड एन एस्टिमेट। उसको जो है एस्टिमेट कहा जाएगा, ऑलराइट। तो ये जो है हमारी एस्टिमेटर की डेफिनेशन हुई। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी एक तरीके का एस्टिमेटर होता है। एस्टिमेटर में हम कर क्या रहे हैं, हम जो है सैंपल के वैल्यू से कुछ ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिससे हम जो है एस्टिमेट कर पाए पॉपुलेशन के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन हम पता कर पाए, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन पता कर पाए, या पॉपुलेशन का वेरिएंस, या फिर कोई भी और चीज, ठीक है। एंड ये जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, ये सीएसआई या नेट जो है उसके अंदर भी आता है। सीएसआई या नेट एग्जाम के अंदर भी ये जो टॉपिक है आता है, जो प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन होता है उसके अंदर आता है। तो एस्टिमेटर भी अब हमारे जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एस्टिमेटर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे हो गया अनबायस्डनेस, या फिर एफिशिएंसी, या फिर सफिशिएंसी। तो दो तीन जो है क्वालिटीज उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि कोई एस्टिमेटर अच्छा है या अच्छा नहीं है, आपके काम का नहीं है, या कितना अच्छा है एस्टिमेटर। ठीक है, एस्टिमेट तो आप लगा रहे हैं, लेकिन एस्टिमेट भी अच्छा होना चाहिए आपके पास। एस्टिमेट जो है रियलिटी के पास आना चाहिए आपका। तो हमने सबसे पहले कहा एक जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है अनबायसनेस। तो एन एस्टिमेटर Tn is equals to T x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। एस्टिमेटर है क्या, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए xi था आपके पास सैंपल वैल्यू, आपने उसका मीन निकाल दिया, तो वो भी एक तरीके का एस्टिमेटर हो गया, ठीक है।
तो इसी तरीके से कोई भी आपका जो है एस्टिमेटर हो सकता है, कुछ भी एस्टिमेट हो सकता है आपका। तो एन एस्टिमेटर Tn is equals to T of x1 x2 यानी x1 x2 xn का ये फंक्शन है, is said to be an unbiased estimator। अनबायस्ड एस्टिमेटर का मतलब क्या हुआ, ये पक्षपात नहीं कर रहा है, निष्पक्ष एस्टिमेटर है ये। एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा जो है कोई भी आपकी जो है पैरामीटर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, ऑफ गामा थीटा इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन, क्योंकि हम यही तो बात कर रहे हैं कि आप इसका जो है इसका मीन निकालेंगे तो उससे आपको जो है एस्टिमेट मिलेगा आपके किसी पैरामीटर का। तो E ऑफ टी एन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन इज इक्वल्स टू गामा थीटा, अगर ये गामा थीटा के इक्वल ही आ जाती है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू थीटा, ये जो है ये सॉरी ये कुछ इस तरीके से, ये जो है हमारा कैपिटल थीटा का कुछ इस तरीके के सिंबल होता है, ठीक है। तो कैपिटल थीटा से जो है हम पॉसिबल वैल्यूज ले रहे हैं, थीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये हमारी पैरामीटर स्पेस है। तो जब आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन है वो गामा थीटा के इक्वल हो जाए तो आप कहेंगे कि आपका एस्टिमेटर जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वो बायस नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन जो है, हमने जब बात की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सैंपल मीन एक्स बार इज unbiased estimator of population mean mu, because एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या होता है, वो म्यू के इक्वल होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। इसी तरीके से एंड इफ सैंपल वेरिएंस be s square, small s square, then it is biased estimator। ये जो है biased estimator होता है, क्यों, क्योंकि अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन जो है आपका वो पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर नहीं दे रहा है ये, तो ये उसका क्या है, बायस्ड एस्टिमेटर हो गया, अनबायस्ड नहीं कह सकते आप इसको, ठीक है। बट E of capital S square is equals to sigma square, where S square is equals to 1 upon n minus 1 sigma summation I equal to 1 to n xi minus x bar whole square। ये जो है आपका क्या हो गया, अनबायस्ड हो गया, ठीक है। अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि बराबर जो है सिग्मा स्क्वायर के ही दे रहा है। एंड वेरिएंस क्या होती है आपकी, वेरिएंस जो है एस स्क्वायर वो 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर का कुछ एग्जांपल हुआ। इसके बाद हम देखते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर हम किसे कहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो एन एस्टिमेटर Tn is equals to T x1 x2 and so on till xn based on random sample of size n is said to be
सेट टू बी, साइज n है हमारी, is said to be consistent estimator of गामा थीटा, जहां पर थीटा आपका क्या है, पॉपुलेशन का कोई पैरामीटर है, उसका ये जो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब कहलाएगा? थीटा बिलोंग्स टू, जहां पर थीटा क्या है, पैरामीटर स्पेस है, पैरामीटर है कोई, if Tn converges to gamma theta in probability, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है ये इसके ऊपर कन्वर्ज करना चाहिए, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होता है हमारे पास। तो कहने का मतलब इफ Tn approaches gamma theta when या फिर as n tends to infinity, ठीक है। तो इसे जो है अलग तरीके से कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स जो डेफिनेशन जो है उसकी वो लिखकर कह सकते हैं कि Tn is consistent estimator of gamma theta if for all epsilon greater than 0 and eta greater than 0 there exists positive integer n greater than equal to m, जहां पर जो है m जो है एप्सिलॉन और ईटा पे डिपेंड कर रहा है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ Tn minus gamma theta less than epsilon approaches to 1 as n approaches to infinity implies the probability of Tn minus gamma theta is less than epsilon is greater than 1 minus eta for all n greater than equal to m, where m is some very large value of n, ठीक है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके आगे सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अप्रोचेस टू 1 करेगी, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन की जो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एन से बहुत बड़ी है, 1 माइनस ईटा से बहुत बड़ी है, ठीक है। ईटा भी हमारा जो है कोई छोटा सा नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हमने लिखा है इसे, बस और कुछ नहीं। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी यही कही जाती है कि Tn जो है गामा थीटा की पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 को अप्रोच कर रही है, ये लेस देन एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी 1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो यानी कि Tn माइनस गामा थीटा जो है, एप्सिलॉन तो क्या है, जीरो के बहुत पास है, तो इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ये, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एफिशिएंट एस्टिमेटर। नाउ सपोज आपके पास दो ऐसे एस्टिमेटर हैं जिनका जो कंसिस्टेंसी है सेम है, यानी कि दोनों ही कंसिस्टेंट है, तब आप जो है एफिशिएंट एस्टिमेटर का यूज कर सकते हैं कि दोनों की कंसिस्टेंसी तो सेम है, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो उसके लिए हम जो है एफिशिएंसी का टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो एफिशिएंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या हुई कि इफ ऑफ द टू कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, यानी कि आपके पास दो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हैं, consistent estimators T1 comma T2 of certain parameter theta, variance of T1 is less than variance of T2 for all n, then T1 is
more efficient than T2। ठीक है, तो यानी कि अगर वेरिएंस जिसकी कम होगी वो जो है ज्यादा एफिशिएंट कहा जाएगा। तो इसमें हमारे पास एक टर्म आ जाती है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा कि जिसका सबसे ज्यादा होगा, क्या कहते हैं, वेरिएंस जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी, ठीक है, सभी एस्टिमेटर्स में, उसको जो है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो वो हमें जो है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर की हेल्प से हम जो है एफिशिएंसी किसी भी एस्टिमेटर की पता कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर इसकी एफिशिएंसी का सिर्फ हम फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी E इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, जहां पर V1 आपका क्या है कि V1 वेरिएंस ऑफ मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर की वेरिएंस है। एंड V2 क्या है, वेरिएंस ऑफ अदर एस्टिमेटर। ठीक है, अदर एस्टिमेटर। तो मान लीजिए आपके पास 10 एस्टिमेटर है, उनमें से आपने जो है मिनिमम वेरिएंस वाला निकाल लिया, वो आपका हो गया एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर, सबसे ज्यादा एफिशिएंट। अब आपको बाकी बचे हुए 10 में से जो बचे हुए 9 हैं, उनको आपको क्लासिफाई करना है कि कौन जो है कितना अच्छा है, उनको बीच में कंपैरिजन करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, V1 जो है फिक्स हो गया आपके पास मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर की वेरिएंस, तो सबकी वेरिएंस से डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा आएगा, जो जितना क्लोज आएगा V1 के, क्योंकि देखिए V2 जो है लेस देन V1 है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एन Vn इज लेस देन V1, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट यानी सबसे कम वेरिएंस। तो अगर डिनोमिनेटर जो है आपके पास में बड़ा है, सॉरी V2 जो है ग्रेटर देन V1 है, V1 लेस है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो जो आपका फ्रैक्शन है लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा V2 इक्वल टू V1 हो जाए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है आप एक स्केल के ऊपर रैंक कर सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 0.5 है। मान लीजिए T2 आपको कोई एस्टिमेटर था, फिर T3 था, उसकी एफिशिएंसी 0.7 है। तब आप जो है चूज कर सकते हैं कौन ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, कौन सा ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो फिर इसके बाद हमारा आता है सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो सफिशिएंसी के लिए हमने क्या कहा कि इफ T is equals to T x1 x2 and so on till xn is an estimator of theta, यानी कि ऑफ पैरामीटर थीटा। कोई पैरामीटर है आपका, इसको मेंशन हमें करना चाहिए, और पैरामीटर थीटा बेस्ड ऑन अ सैंपल x1 x2 and so on till xn of size n from from population with density, यानी कि उसका जो पीडीएफ है पॉपुलेशन का, डेंसिटी एफ एक्स कॉमा थीटा सच दैट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 कॉमा x2 and so on till xn given t is independent of theta, then T is sufficient estimator. Sufficient estimator for theta।
ठीक है। तो ये हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर हुआ। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब क्या है कि आपके पास टी अगर कोई एस्टिमेटर है सैंपल के ऊपर बेस्ड एंड उसकी डेंसिटी एफ एक्स कॉमा थीटा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका टी है वो क्या है, स्टैटिस्टिक है एंड स्टैटिस्टिक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था, उसका भी हम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी एक्स कॉमा थीटा। तो कुछ इस तरीके से कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन एक्स टू, यानी कि एक्स वन एक्स टू इनका इंडिविजुअल अगर हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालें गिवन टी, तो वो जो है अगर इंडिपेंडेंट आ जाए थीटा से, तो टी को जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाता है, ठीक है। सो सफिशिएंसी जो है इस डेफिनेशन से चेक नहीं की जा सकती। आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे सफिशिएंट एस्टिमेटर चेक करने का। तो सफिशिएंसी जो है एक थ्योरम से चेक की जाती है जिसका कि नाम है फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये थ्योरम हमें कहती है, ये हमें सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देती है। तो t इज इक्वल्स टू टी एक्स इज सफिशिएंट फॉर थीटा if and only if the joint density function L से, यानी कि हम जो है मान लीजिए L से हम रिप्रेजेंट करें जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को, ऑफ द सैंपल वैल्यूज ऑफ द सैंपल वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। एंड वो फॉर्म क्या है, L इज इक्वल्स टू जी थीटा टी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, वेयर जी थीटा टी एक्स डिपेंड्स ऑन थीटा एंड एक्स ओनली थ्रू वैल्यू ऑफ टी एक्स एंड एच एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। एच एक्स जो है आपका थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का, आपके पास जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, जो आपकी सैंपल वैल्यूज है उनका, उसको आप कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सको कि वो जो है एक फैक्टराइज हो जाए, एक एच एक्स ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसके अंदर थीटा ना हो, ठीक है, तब वो जो है कहलाएगा सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है। तब वो आपका टी जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर बन जाएगा। ऑलराइट। फिर एक हमारे पास इनवेरियंस प्रॉपर्टी भी होती है जो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड में भी अप्लाई होती है और इसमें भी अप्लाई होती है। एंड वो ये कहती है कि आपके पास ये जो, अगर आपके पास t जो है एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा का, एंड सिग्मा अगर 1 1 on 2 है, ठीक है, बाइजेक्शन है, तो सिग्मा टी जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा सिग्मा जी का, ठीक है, या सिग्मा जो भी है थीटा का। तो ये हमारे पास एक जो है प्रॉपर्टी होती है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं। तो अब हम जो है फाइनली बात करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के ऊपर, राइट। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है उसके लिए हम जो है पहले लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा लेट x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, ठीक है, साइज n जो है उसका आपके पास में एक रैंडम सैंपल है पॉपुलेशन में से, ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन
with density function fx comma theta, ठीक है। देन द लाइक्लीहुड फंक्शन, जो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है, देन द लाइक्लीहुड फंक्शन of the sample values of the sample values x1 x2 and so on till xn usually denoted by L is equals to L theta is their joint density function, ठीक है। उनका जो joint density function है वही जो है लाइक्लीहुड फंक्शन कहलाता है। एंड वो दिया किस तरीके से जाता है? joint density function given by L is equals to f x1 comma theta into f x2 comma theta and so on till f xn comma theta। इन सबका आपने जो है इंडिविजुअल जॉइंट डेंसिटी फंक्शन का प्रोडक्ट ले लिया है, यानी कि L is equals to phi I equal to 1 to n f x comma theta, ठीक है। तो यही जो है आपका xi होगा यहाँ पर xi comma theta। तो यही जो है आपका लाइक्लीहुड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। L gives relative likelihood that the random variables assume a particular set of values, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन यही करता है। हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन जो है, जो डेंसिटी फंक्शन होता है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है? यही बताता है क्या प्रोबेबिलिटी है कुछ वैल्यू लेने की। तो लाइक्लीहुड फंक्शन बता रहा है कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज कौन लेंगे, x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। ये जो है पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज लें, इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, तो वही जो है आपका लाइक्लीहुड फंक्शन बता रहा है, ठीक है। एंड गिवन सैंपल्स के लिए आपका जो L है ये फंक्शन ऑफ वेरिएबल थीटा भी बन जाता है, पैरामीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का मतलब क्या है? तो हमने कहा कि इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन थीटा कैप इज इक्वल्स टू थीटा कैप, आप जो है एक फंक्शन ले रहे हैं सैंपल वैल्यूज का, ऑफ सैंपल वैल्यूज x1 x2 and so on till xn which maximizes, नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो मैक्सिमाइजेस L फॉर वेरिएशंस इन थीटा, ठीक है। थीटा में जो वेरिएशन होंगे उसके लिए वो उससे क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे जो है, if there exists a function which maximizes L for variations in theta, then it is said to be maximum likelihood estimator, ठीक है। thus हम क्या कह सकते हैं, if theta cap is maximum likelihood estimator, then उसका मतलब क्या होगा कि लाइक्लीहुड ऑफ थीटा कैप, यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करा है। मैक्सिमम मतलब एल थीटा कैप इज ग्रेटर देन एल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल थीटा। कैपिटल थीटा क्या है, पैरामीटर स्पेस है, ठीक है। दैट इज, दूसरे शब्दों में हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एल थीटा कैप इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एल थीटा, यानी कि आपका जो एल थीटा है, ठीक है, वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ एल थीटा होना चाहिए। तब आपका जो है थीटा कैप
क्या कहलाएगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन कहलाएगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल थीटा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि थीटा कैप इज द सॉल्यूशन इफ एनी ऑफ, अगर हम ये इक्वेशन कंसीडर करें, हम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, हम मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पे इक्वेट करते हैं, इससे हमें एक्सट्रीमम मिलता है जो कि मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, अगर वो लेस देन जीरो है तब आप क्या कहेंगे कि वो आपका मैक्सिमा है। ठीक है, अब देखिए एल ग्रेटर देन जीरो है, क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का ही मल्टीप्लिकेशन है। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई थीटा, एफ एक्स आई थीटा पीडीएफ है, डेंसिटी फंक्शंस हैं, सभी ग्रेटर देन जीरो रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। फिर दूसरी बात, लॉग एल एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि एल पॉजिटिव है तो लॉग एल एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव होता तो नहीं करता। अब log L एग्जिस्ट कर रहा है तो log L कैसा रहेगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ L रहेगा, जैसे जैसे L इंक्रीज होगा वैसे वैसे log L इंक्रीज होगा, एंड जहां पे L मैक्सिमम होगा वहीं पर log L मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो दे अटेन एक्सट्रीमम वैल्यूज एट सेम वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, L से डिवाइड कर दिया, RHS पे वैसे भी जीरो है, तो हमको ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई डॉ बाय डॉ थीटा ऑफ log L के अंदर। कैसे, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डॉ बाय डॉ थीटा ऑफ log L का, तो आप क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, log L का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय L, फिर डॉ L बाय डॉ थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है चेन रूल की हेल्प से ये कहा है कि ये आपका log L में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है मेथड हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। कैसे, मान लीजिए आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर ए बी सी कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उनके अंदर पावर भी दे रखी है, मान लीजिए आपको एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना जाएंगे तो आपको u इंटू वी रूल लगाना होगा, ये बहुत लंबा एक्सपेंशन होगा। लेकिन जैसे ही आप log l लगाएंगे तो log लेते से क्या होगा, log की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट को वो एडिशन में ब्रेक कर देता है, तो log a टू द पावर x बन जाएगा प्लस log b टू द पावर y बन जाएगा और log c टू द पावर z बन जाएगा। फिर log की ही प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट को जो है आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, x log a हो जाएगा। इससे हमारा क्या है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे। ऑलराइट, तो इसलिए हम जो है log l ले लेते हैं। फर्दर अगर थीटा आपका वेक्टर वैल्यूड पैरामीटर हो जाए, ठीक है, वेक्टर वैल्यूड पैरामीटर मतलब एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, कुछ मल्टीपल डायमेंशन में है, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, तो फिर वो क्या है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो एमएलई है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, वो कुछ इस तरीके का होगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा k तक दिखेगा, एंड ये किसका सॉल्यूशन होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का, यानी कि जितने भी थीटा हैं उनके रेस्पेक्ट में आप log l को डिफरेंशिएट करेंगे एंड उनका जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा उसको आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कहेंगे। ठीक है, एंड ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, इनको हम कहते हैं लाइक्लीहुड इक्वेशंस। लाइक्लीहुड इक्वेशन कहा जाता है इसे। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक सी एमएलई की। एमएलई जो है बायस्ड हो सकता है, नॉट नेसेसरीली अनबायस्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है आप अगर एमएलई निकाल रहे हैं तो वो अनबायस्ड ही हो। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि एमएलईज आर कंसिस्टेंट। हमने देखा कंसिस्टेंट क्या होता है, बायस्ड क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। फिर अगर आपके पास एमएलई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मोस्ट एफिशिएंट होगा। हमने एफिशिएंसी पढ़ी कि अगर दो आपके पास एस्टिमेटर हैं, दोनों कंसिस्टेंट हैं, तो वो एफिशिएंट कौन सा होगा दोनों में से, तो एमएलई जो है हमेशा मोस्ट एफिशिएंट रहेगा। फिर अगर कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन ऑफ एमएलई होगा, ये हमारे पास है एक प्रॉपर्टी। फिर इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर टी आपके पास एमएलई है थीटा का एंड साई थीटा ये जो है आपके पास वन वन फंक्शन है, तो साई टी जो है एमएलई ऑफ साई थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा के ऊपर कोई फंक्शन लगाया तो टी के ऊपर फंक्शन लगा दीजिए, वन वन अगर है तो साई टी एमएलई ऑफ साई थीटा होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आने वाले 2-3 वीडियोस में 2-3 क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा।
सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।